आज और हम आप बातचीत कर रहे हैं सदन में 1 दिसंबर हो गया है और नया बजट भी आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है, ये विजनलेस सरकार रही है, डायरेक्शनलेस बजट रहा है इनका। जो कहा वो नहीं करा। और कोई शहर अगर जाम से बचा हो तो बता दीजिए, किसी शहर में निकल जाइए आप, एक कोने से दूसरे कोने जाना हो तो कितना समय लगता है। ये सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी यही इसी को माने हम, कि जहां आप रुक के जाएंगे या जाम में फंस करके जाएंगे। कोई शहर हमें बता दीजिए लखनऊ के साथ साथ जिस शहर में जाम ना लग रहा हो। पूरे शहरों में जाम है। क्या ट्रैफिक व्यवस्था है सरकार की। और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करते, क्या हुआ, रोक देते। मैं अपने माननीय सदस्य से कहूंगा उसको सांड मत कहिए, नंदी। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा और किसी शहर में, अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं लेकिन दिखते वहां भी है। बाकी गिन लिए। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा, अध्यक्ष जी, सांड दिखते हैं सड़क पर। गौशालाओं में गौशाला में क्या दुर्दशा है। आपने बजट में पैसा लिया है उसके लिए, क्या ये पर्याप्त पैसा है। ये 250 करोड़ से, अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं, तो नंदी की सेवा के लिए केवल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ में सेवा हो जाएगी। हर सड़क पे, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पे। और आज भी चले जाइए, कहीं घूम के आ जाइए। आईएसओ की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो 2nd फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। उनको रात भर सेवा करनी पड़ी थी सरकार को। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। कमाल के हमारे पास बुद्धिमान लोग बैठे हैं सदन में। ऐसे ही समझाओ मुख्यमंत्री जी को, यही समझाना। अरे हमारे बुद्धिमान माननीय सदस्य, बताओ हरदोई के 2nd फ्लोर पे कैसे चल गया सांड। क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। एक सांड उसमें बड़ा शरीफ था, वो अधिकारियों के फुसलाने से और थोड़ा खाने पीने के दिखाने से उतर आया। दूसरा नहीं उतरा, उसके लिए आपको हाइड्रा का इंतजाम करना पड़ा। बताओ 2nd फ्लोर से हाइड्रा से उतरा सांड के नहीं उतरा। बताइए, हरदोई के मंत्री जी बैठे हैं, क्या सच है कि नहीं सच है। सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलाने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए गाय। आप किसी को दिखवा लीजिए। बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी,
अध्यक्ष महोदय पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च करने आप 5,000 करोड़ रुपए? हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए लगाइए आप और पास करिए। हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें। हम मानिए नेता सदन मिले थे, मजदूरों से पूछते, मजदूर भाइयों को तेल कितने में खरीदना पड़ रहा है। आपको वोट चाहिए था, आपने रिफाइंड तेल भी दिया मिलावट वाला, नमक भी दे दिया, क्या अभी मिल रहा है क्या? इसलिए ढींग मारने में सरकार बहुत आगे है। इनका नारा तो विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं। सब काम विनाश के हैं। सरकार बताए कि $1 ट्रिलियन में जीडीपी में पर कैपिटा हमारे आम लोगों की क्या है इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी सरकार, $1 ट्रिलियन वाली सरकार की। मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप नेता सदन मजदूरों से मिले। कभी कभी अध्यक्ष महोदय लगता है जो दिल्ली में होता है वही उत्तर प्रदेश में होने लगता है। अगर दिल्ली वाले ऐसे फोटो खिंचाएंगे तो हमारे लोग भी ऐसे फोटो खिंचाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मजदूरों की जान बच गई। 41 लोग मजदूर जो फंसे थे उनकी जान बची, और उनको बचाने में जो जो एजेंसीज थी उनको बधाई, उनका धन्यवाद। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई उन मजदूरों को जो रेड माइनर्स हैं, जो उस पाइप में घुस करके गए, उन्हें बचा करके लेके आए। सरकार अगर मदद कर रही है उन मजदूरों की जान फंसी थी उनकी, तो सरकार को बिना भेदभाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था, और करना चाहिए जो उसमें जाकर के जिन्होंने जान बचाई है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य केदवई साहब बैठे होंगे, इनके यहां कुछ बच्चे डूब गए, सरकार से मदद मिल गई। दूसरी भी ऐसी घटना घट गई, सरकार मदद ही नहीं कर रही। वोट के आधार पर सरकार फैसला ना ले। ये आरोप जो लगते हैं, आरोप के पीछे कुछ होना चाहिए, मटेरियल भी। कोई आरोप ऐसे ही नहीं लग जाए। क्या डूबने वाली बच्चों की मदद हुई, दूसरों की मदद हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, लिख के दे देना, लिख के दे देना। तो एक नहीं उदाहरण, हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि हालांकि अंग्रेजी में मैंने अखबार पढ़ लिया था, उसी की कॉपी मेरे हाथ में इस समय है, कि जब जिन लोगों की जान बची मजदूरों की, उसके बाद जो लेके गया था उन पाइप वो रेड माइनर्स को, जिन्होंने जान बचाई, उनके बारे में कि हमारी ये जो हेडलाइन थी अखबार की, वो हेडलाइन थी अखबार की कि हिंदूज और मुस्लिम्स टुगेदर सेव्ड 41 लाइव्स। कि हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर के 41 लोगों की जान बचाई। और हमारी टीम में, मैं कोट कर रहा हूं कि हमारी टीम में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दोनों के बिना यह काम संभव नहीं था कि 41 लोगों की जान बचा पाते हम लोग। कोई अकेले ये काम कर करके शायद जान न बचा पाता। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि पूरा देश जाने कि हार्मोनी में और साथ रहने से देश आगे बढ़ेगा। और हमारा इस
We should all live in harmony, not spread the poison of hate. जो कोट है मैं इंग्लिश में कर देता हूं. In our team there are both Hindus and Muslims, and people from both religions worked hard to save these 41 lives. None of them could have done this alone, and this is the message I want to give it to everyone. We should all live in harmony and not spread the poison of hate. We all want to give our 100% for the country. Please convey my message to everyone. सोचो आप अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संदेश है. एक सामान्य व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ये संदेश जाए कि जो हम एक दूसरे में खाई पैदा करते हैं, उससे हमारा देश और समाज आगे बढ़ने वाला नहीं. एक एग्जाम्पल है. और क्योंकि नेता सदन उसी प्रदेश से आते हैं, इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एक मां ने 24 मजदूरों की जान बचाई थी. जब उस मां को पता लग गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो अपने बेटे को फोन मिलाती रही फोन. कई फोन मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जब फोन उठा तो उसने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है, सब मजदूरों को इससे बाहर निकाल दो. उस मां की वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी. और उस समय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि एक मां ने उन मजदूरों को बचाया था. एक अपने बेटे के माध्यम से उन मजदूरों की जान बची थी. समाजवादी पार्टी ने उस मां को 5 लाख रुपए देकर के उसको सम्मान देने का काम किया. 41 लोगों की जान बचाने वालों को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले, बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले लोग, क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे आप? कम से कम सम्मान दो उन्हें. यहां भेदभाव हो सकता है मदद के लिए, यहां मदद जो अगर हम मांगे तो भेदभाव है, लेकिन कम से कम ऐसे बड़े काम के लिए आपको मदद करनी चाहिए. और हमारे देश की संस्कृति बताती है, देश का इतिहास बताता है कि हम सब मिलके रहे हैं. हमारी ये मिली जुली संस्कृति है, हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है. चाहे वो 1857 हो, चाहे बाद की बात हो. आज भी हमारी ग्रोथ, दोनों मिलके रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी. अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के. अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे. देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए. पूरा देश चाहता है. कभी कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया. मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की, और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की. वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था, और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई, तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था. लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी. और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई, तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था. उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई. जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे. जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं. तब से पूरे देश में यह आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए. क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए.
क्योंकि सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ लोग। आप पूछ लीजिए जो भी उनके नेता सदन है, हालांकि वो इंजीनियर हैं, मैं आपसे कहूंगा नेता दूसरे दल के हैं, अध्यक्ष महोदय उन 1700 बच्चों को निकाल के बुलाइए कि क्या उनके साथ गुजरा। और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था, जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, ये तो सदन से ही चले गए, ये हमारी वजह से नहीं गए होंगे, कुछ कटी पतंग है, कटी पतंग। नेता सदन कोई सीट नहीं मिली क्या? या सीट में कम लोग थे या ज्यादा लोग थे? सबसे पहले एक कुशवा नौजवान था, वो आंदोलन को लीड कर रहा था, उसकी नौकरी गई थी। वो 1700 बच्चे पिछड़े और दलित थे, इसलिए तब वो मांग उठी है और उसके बाद से मांग जाति जनगणना की शुरू हुई। मुझे याद है लोकसभा में मैं मेंबर था, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के उस समय की लीडरशिप से न केवल नेताजी ने बल्कि शरद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, उसी रास्ते पर। इसलिए आज हम नई राजनीति के नए उसी पुराने सिद्धांत को अपना करके चल रहे हैं। और यहां जितने लोग बैठे हैं, आज कुछ भी कहें सामने, कुछ भी सामने कहें, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं हम तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आप पूछ लीजिए इनसे, ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष भाई, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में, क्या एफिडेविट दिया है सरकार ने कोर्ट में? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का है। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग क्वेश्चंस आए, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई, क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। अगर वो बात कर रहे हैं अपनी, कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई, कुछ चल रही है तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था, 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट
एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसका हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति एजेंडा को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना आप लोग। ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अगर आपने पढ़ा हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, कास्ट स्टिल रेजिलेंट, एफर्मेटिव एक्शन वर्क्स टू डिसमेंटल इनक्वालिटीज। क्या खराब बात है ये अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं? और पढ़ना चाहिए क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं? क्या आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे आरक्षण? और इनका जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस है अध्यक्ष महोदय? बातें तो बहुत है जीरो टॉलरेंस की, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं कानपुर से ही शुरू करूंगा। कानपुर से एक गरीब किसान, बीजेपी के लोगों ने उससे जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का उसको चेक दे दिया और 6 करोड़ का चेक देकर के उससे जमीन लिखवा ली पूरी की पूरी। उसके बाद उन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस दे दो। उस गरीब किसान ने भरोसा कर लिया, वो चेक वापस दे दिया, चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो दर बदर भटकता रहा, घूमता उनके घरों पे गया, पुलिस पे गया, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसका दरवाजा नहीं खटखटाया हो, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली और आज भी उसकी 2 बेटियां दर दर भटक रही हैं, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसके घर न गए हों। वो जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता के लिए है। वहीं पर और मसले हुए हैं, और भी घटनाएं हुई, केवल एक नहीं घटना है। हालांकि अध्यक्ष महोदय आपने थोड़ा हस्तक्षेप कर दिया था, नहीं तो व्यापारी की क्या स्थिति हो गई थी। आपसे बेहतर कोई नहीं समझता बात को। आप भी उस परिवार से मिले, मैं भी मिला हूं परिवार से। क्या यही सरकार का जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे सो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और वहीं मुझे याद है एक परिवार, मां बेटी, जिसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था कानपुर देहात में। उस समय जो डिप्टी सीएम की बातचीत थी उस परिवार से जो बातचीत थी मुझे अभी भी याद है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नहीं, मैं आपके परिवार का हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उन सबको सजा दिलाऊंगा, कोई बच नहीं पाएगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको 300 दिन में जेल भिजवाऊंगा। क्या यही जीरो टॉलरेंस है आपकी? आज भी वो परिवार घूम रहा है, बेटा एक अधिकारी, दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी किया जा रहा है। और जीरो टॉलरेंस बीजेपी का देता है कार्यकर्ता, इसलिए कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। वहीं सपा के विधायक को झूठा फंसा दिया और केवल वोट के लिए मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भेज दिया, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, केवल वोट के लिए। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, अगर कैबिनेट के फैसलों पर उंगली उठेगी, कैबिनेट के फैसले पर अगर ये इस तरह की बातें होंगी, तो नेता सदन ने भी बहुत कुछ किए होंगे काम, उन पे भी वो आंच आएगी, उंगली उन पे भी उठेगी। तो इस तरह की सरकार को काम नहीं करना चाहिए। जब आपका नारा हो सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहता हुआ बात अपनी समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है, जब मुख्य बजट का ही कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मुख्य बजट ही किसी रास्ते पे नहीं जा रहा है, और जो मुख्य बजट ही विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, और ये सरकार हार्टलेस है,
और ये बात मैं अध्यक्ष महोदय कह करके खत्म कर रहा हूं अपनी बात। डायल 100 सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो पुलिस विभाग का, उससे पूछिए वो ये व्यवस्था कैसी थी, वो कहेगा सबसे अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया था कि कोई अगर पहला कॉल रिसीव करेगा वो लड़की होगी, महिला होगी। इस सरकार ने उस महिलाओं की नौकरी छीन ली जिन्होंने इतने वर्षों काम किया और लाखों लोगों का दुख दर्द सुना हो। इसलिए मैं कहता हूं सरकार हार्टलेस है, इमोशनलेस है सरकार। उन बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ सर्दी में, न केवल 69,000 में जो आंदोलन कर रही है उन बच्चियों के साथ व्यवहार है जो कि डायल 100 जिन्होंने उत्तर प्रदेश के घर परिवारों में न जाने कितनों की मदद की होगी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है, क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। उन्हें दिवाली नहीं मनाने दी, सर्दी थी, बरसात हो गई, उन्हें बाथरूम में रुकना पड़ा। ये नारी बंधन है। ये माने सदस्य बैठी है बीजेपी की, अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं द फ्लोर ऑफ हाउस, ये जो महिलाएं सदस्य जाए उनसे पूछे कि बताओ सरकार ने क्या किया था उनके साथ व्यवहार, क्या उन्हें बाथरूम में नहीं रहना पड़ा, इन्होंने रजाइयां छीन ली, कंबल छीन लिए, वो लाठीचार्ज किया और पीटा गया। कई उसमें प्रेग्नेंट थी और गरीब परिवार की बेटियां हैं, कोई संपन्न घर की परिवार की बेटियां नहीं है। और जिस कंपनी को आप दे रहे हो टेंडर, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और कहते हो कि आप 3,000 मांग रहे थे, हम 6,000 में नौकरी करा लेंगे। ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। जो लोग नौकरी के लिए केवल 3,000 रुपए मांग रहे हो, महीने का बढ़ जाए उनका, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सपना है आपका कि आप डायल 100 की बेटियों के साथ ये व्यवहार करेंगे। और फिर क्रिकेट की बात मत करो, न्यूट्रलिटी वाली बात आ जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। इसलिए अध्यक्ष महोदय Thank you. मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया। और ये अनुपूरक बजट जो लेकर के आई है सरकार, अगर पुराना पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं तो ये पैसा क्या खर्च करने के लिए लाए हैं कि जेब में पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।